हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। क्या आप जानते हैं 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, शायद आप भी उसमें से एक हैं। हेडेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन, बिकॉज ऑफ साइनस, बिकॉज ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ रीजंस कुड बी देयर। और इसमें से एक कारण है माइग्रेन। माइग्रेन के 10 मिलियन से भी ज्यादा केसेस हर साल इंडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जानते ही नहीं कि उन्हें माइग्रेन है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद कंफ्यूज हैं कि ये सर दर्द एक आम सर दर्द है या माइग्रेन का सर दर्द। तो इसी के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स। इन्हीं से जानते हैं क्या है माइग्रेन। हेलो मैम, वेलकम। तो मैम, सबसे पहला सवाल, आयुर्वेद के हिसाब से माइग्रेन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, एक आम इंसान कैसे जान सकता है? जी, जैसे आप जानते हैं कि आयुर्वेद की जो कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो दोषों के हिसाब से होती है। जी, दोषों की स्थिति के हिसाब से होती है। तो हम माइग्रेन को कोरिलेट कर सकते हैं अर्ध अवभेदक से। अर्ध भेद यानी कि हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके जी, माइग्रेन जो होता है मोस्टली ब्रेन के हाफ पार्ट में होता है, चाहे किसी भी पार्ट में हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि ओनली हाफ में हो सकता है। इन सम केसेस पूरे के पूरे सिर में भी वो फैल जाता है। और अगर वो पूरे सिर में फैल जाए तो आचार्य वाग्भट जी ने उसके लिए एक नाम दिया है शिरस्ताप, तो हम उसे शिरस्ताप कह देते हैं। बस मेजरली हम माइग्रेन को अर्ध अवभेदक से कोरिलेट करते हैं। जी, तो अर्ध अवभेदक की जो दोषों की प्रीडोमिनेंस है, ये बेसिकली त्रिदोषज होता है। मतलब कि आयुर्वेद में ना त्रिदोषज जो होती हैं व्याधियां, वो काफी डिफिकल्ट टू ट्रीट होती हैं। इसलिए आजकल इतने सारे लोग इससे ग्रस्त हैं और इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, बस हम गोलियां खाते रहते हैं, है ना। तो ये त्रिदोषज होता है, वात पित्त कफ तीनों के इम्बैलेंस से, जो कि आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, इन चीजों से होता है। जी, और मेजरली अगर हम कहें तो ये वात और कफ के कारण होता है। ओके जी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में, वात जो है जो बेसिकली वो ड्राइनेस करती है, और कफ को हम टॉक्सिन्स की तरह ले सकते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में आपकी जो माइन्यूट चैनल्स हैं वहां पे लॉज हो जाते हैं, वहां पे फंस जाते हैं। अगर आपके टॉक्सिन्स जो है आपकी नसों में फंस चुके हैं, ठीक है, तो वो उसके जो उसका जो पाथवे है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। केमिकल्स जो है उनका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो पाएगा। यानी कि जो टू एंड फ्रो मोशन है वही वात है, यानी कि वात रुक जाएगी। जी, जैसे ट्रेन आती है, फाटक लग जाता है, तो वैसे ही वो लग चुका है, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और जिसके कारण वात जो है भड़क गई है, ठीक है। तो उसके कारण हमें पेन होती है। पेन जो है मेजरली सिम्टम वात का ही होता है। अगर कहीं पेन है तो उसका कारण वात ही होता है। जी, तो मेजरली वात लेके जाती है उस पेन को। ओके। और क्योंकि वात की जो ड्राइनेस प्रॉपर्टी है, उसके कारण क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम है, जो सीएनएस है, वो खुश्क हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है और वीक हो जाता है। जी, अब अगर हम बोलें कि अब हमें माइग्रेन नहीं है, वी आर नॉर्मल पीपल, ठीक है, अब हमें लाइट पड़ रही है, हमें टेंशन हो रही है, हमारा सिर नहीं दुख रहा, लेकिन वही स्टिमुलस अगर किसी माइग्रेन वाले को हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसे झेल पा रहा है, उस स्टिमुलस को वो बर्दाश्त कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट वही जो खुश्क नसें हैं, इतनी ड्राई हो चुकी हैं, वो फटफट करती हैं, वो दर्द करती हैं। तो इसीलिए ये चीज होती है। ओके। सो बेसिकली हम कह सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं आयुर्वेद जो है वो वात पित्त कफ इन्हीं दोषों पे काम करता है, राइट। इसमें से किसी भी दोष का इम्बैलेंस है तो आपको कुछ ना कुछ वन और द अदर डिजीज कुड अकर। लेकिन अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो तीनों का ही इम्बैलेंस क्रिएट्स माइग्रेन, राइट। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब क्यों आपने जैसे बोला कि वात का अगर ये वात दोष है एक तरह से, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? क्यों वात दोष आपका इंक्रीज हो गया, ज्यादा इंक्रीज हो गया, ज्यादा इम्बैलेंस हो गया अदर देन दूसरे दोषों के साथ, जिसकी वजह से ये दोष या ये डिजीज आप में हो गया, ये माइग्रेन आपको हो गया? तो शुरुआती दौर में क्या हमने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये माइग्रेन आ चुका है हमारे पास? जी, मैं आपको बेसिक सी चीजें बता देती हूँ जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो वाता एग्रेवेटिंग होती हैं।
अब सबसे पहले तो ले लीजिए रात को जागना, जो हमारी जनरेशन करती है, इवन मी समटाइम्स, ओके। तो उस रात को जागने से और सुबह लेट उठने से सबसे पहले वात प्रकोप होगा। एंड देन अगर आप बहुत ही कम खा रहे हो उससे जी। भी होगा, क्योंकि वात की प्रॉपर्टी होती है लाइटनेस, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस बेसिकली, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं पर हम इन्हें लेके चलते हैं जी। और अगर हम ड्राई खाना खा रहे हैं ज्यादा, ड्राई खाना कौन सा होगा, प्रोसेस्ड फूड होगा, ठीक है, वो ड्राइनेस करेगा। और अगर हम ज्यादा भी खा रहे हैं, लाइट नहीं खा रहे, लेकिन ना आदत होती है, जैसे हमने अगर कोई डाइट का शौकीन है, उसने डाइट स्टार्ट की, तो यूजुअली हम थकते कैसे हैं डाइट से, वी स्टार्ट फ्रॉम डे वन, मतलब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में अच्छा लेंगे, दोपहर में अच्छा लेंगे, फिर ना लाइट खाना लेंगे, ठीक है, अच्छा, देन शाम को आते वी जस्ट fall down yes. and हम जोमेटो कर लेंगे, ठीक है, एंड वी ऑर्डर समथिंग। तो इससे क्या होगा, आपने बहुत टाइम बाद गैप लेके बहुत ज्यादा खाया, राइट। बहुत टाइम बाद गैप लेके भी अगर आप ज्यादा खाते हो, इससे भी वात बढ़ती है। जी। तो बेसिकली वात को कंट्रोल करने का तरीका है, आप एक तो रूटीन बनाइए, जैसे हम पहले करते थे, हमारे मॉम डैड, दादाजी दादी माँ, उनकी आदत होती थी कि उन्हें जिस टाइम पे खाना है जी, उसी टाइम पे जी, खाना है, exactly. 1 मिनट से भी इधर उधर नहीं जी होना। बिल्कुल। तो ये वात को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका। और अगर ज्यादा भारी खाएंगे और हर टाइम ही लाइट खाते रहेंगे, इससे भी थोड़ी बहुत वात एग्रीवेट होती है। जी। तो उतनी ही सही क्वांटिटी में खाना है कि इजिली पच जाए, सम क्वांटिटी में, ठीक है जी। और फिर प्रॉपर अपने स्केड्यूल पे खाना है। और अगर हम हमारा पुराना खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर से खा रहे हैं, इससे भी वात भी बढ़ेगा, कफ पित्त भी बढ़ेंगे, ये त्रिदोषज हो जाएगा उसमें, क्योंकि उस केस में हम एसिड, अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में और वही ऑब्स्ट्रक्शन करता है। जी जी। तो माइग्रेन को हम आयुर्वेदा के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि वो पेट से शुरू होता है। ओके। जी, बहुत सारे लोगों को पेट की दिक्कत होती है तो उनका सर दुखता ही दुखता है। राइट राइट। तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों की जड़ हमारा गट है, हमारा पेट है, राइट। एक और सवाल जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, दो एक कंसेप्शंस है, कहीं पर हमें सुनने को मिलता है कि जिस टाइम पे हम फूड खा रहे हैं, डेली का 2 बजे अगर हम लंच कर रहे हैं तो हमें वो टाइम फिक्स करना है, 2 बजे ही हम लंच करें। कहीं हमें सुनने को मिलता है कि जब तक आपको भूख ना हो तब तक आप खाना ना खाएं। तो क्या सही है और इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, और एक आम इंसान इतना कंफ्यूज है कि वो किस चीज को फॉलो करे, क्या एग्जैक्ट पाथ क्या होगा, जिस टाइम पे डेली खाना खा रहे हैं वही खाएं या जब भूख लगे तब खाएं? मेन तो ये है कि जो हमने सुबह जैसे खाना खाया है, जब तक वो नहीं पचेगा हमें खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे अगर हम 2 बजे भी खा रहे हैं, अगर हमारा मॉर्निंग का ही ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो अगर हम दोबारा खा लेंगे वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसका मेन वही है कि जब तक हमारा पूर्व आहार जो हमने खाया है वो पचे ना, तब तक हमें अगला आहार नहीं सेवन करना चाहिए उसका। ओके। आयुर्वेदा में ये कहा गया है। जी। ऐसा कुछ भी है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है, लाइक कि अगर हमने आज 2 बजे खाना खाया, कल फिर हमने 2 बजे खाना खाया, तो ऑटोमेटिकली हमें आगे के आने वाले दिनों में 2 बजे भूख लगना शुरू हो जाएगी, या फिर जैसा हमारा फूड हमने सुबह कभी कभी बहुत हैवी मील ले लिया तो नहीं लगी है 2 बजे तक भूख, तो इट्स ओके टू बी इर्रेगुलर समटाइम्स? नो, इट्स नॉट ओके। आपने जैसे बोला कि हाँ साइकोलॉजी, तो मेन फैक्टर तो वही है कि हम जैसे अगर मैं अपनी तरफ लेके चलती हूँ, मैंने 1 वीक ऐसे किया कि 8 o'clock मैंने अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, राइट। उसके बाद 2 o'clock मैं अपना लंच करती हूँ। ये पैटर्न मेरा 1 वीक तक चला, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट वीक से हमें ऐसे होगा कि 2 बजे के अराउंड ना हमें भूख लगने लग जाएगी कि हमें कुछ खाना है, कुछ क्रेविंग्स हो रही है, कुछ तो चाहिए, ऐसे होता है। जी जी जी। तो अब बॉडी अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी उसी रेगुलर रूटीन को फॉलो करने के लिए। और कभी कभी अगर ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा लेट किया या बहुत हेवी खाया तो इट कुड बी शिफ्टेड अ लिटिल बिट, लाइक 2 बजे से 2:30-3 बजे तक इट कुड बी शिफ्टेड। ओके, चलिए वापस आते हैं माइग्रेन पे। तो मैम, ड्यूरिंग माइग्रेन, अभी किसी पर्सन को माइग्रेन हो गया है, कैसे उसको पता लगे कि ये जो पेन हो रहा है मुझे, ये माइग्रेन का ही पेन है? क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं? यूजुअली जो माइग्रेन के सिम्टम्स हैं वो मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज प्रीड्रोम, जिसे हम बिफोर द ऑनसेट ऑफ हेडेक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओरा, उसके बाद अटैक, एंड लास्ट वन इज पोस्ट्रोम, लाइक और वी कैन से आफ्टर द ऑनसेट ऑफ हेडेक।
ओके जो फर्स्ट प्रीड्रोम है वो बिफोर 24 आवर्स, जब हेडेक हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई है तब से हमें वैसे से सिम्टम्स हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, ओके मूड चेंजेस, कभी चिड़चिड़ापन, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ऐसा। और उसके बाद कभी मतलब हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, ये हमें पहले से ही शुरू हो जाते हैं। ओके फिर हमारा आता है ओरा, जो यूजुअली 24 आवर्स से स्टार्ट हो जाता है। इसको हम एज अ वार्निंग साइन भी बोलते हैं हेडेक का। और इसमें जैसे नंबनेस होना, हाथ पैर सुन होने लग जाते हैं, ठीक है, कानों में आवाजें सुनाई देना, टन 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 टन, ऐसे सब सिम्टम्स आने लग जाते हैं। देन आता है अटैक, जो मतलब बहुत ज्यादा सीवियर होता है और यूजुअली मतलब फ्यू आवर्स से लेके लास्ट अप टू 72 आवर्स तक कंटिन्यूसली पेन, नोजिया, वोमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, ये सब सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ओके और द लास्ट वन इज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ हेडेक, जिसे हम माइग्रेन हैंगओवर भी बोलते हैं। इसमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे डिजीनेस होना, मसल क्रैम्प्स होना, बॉडी इतनी थकी थकी लगती है कि पता नहीं क्या काम किया है, ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। राइट राइट। तो मैम ये जो सिम्टम्स अभी मैम ने बताए, क्या हर इंसान के साथ ऐसा ही होगा या इट कुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड इफ यस देन ऑन व्हाट कंडीशंस? देखिए, जो इन्होंने बताया, जो एक ऑरा होता है, इसे हम ऑरा कहते हैं। जो प्री सिम्टम होते हैं ना, कि हमें कुछ लाइट के धब्बे दिखे या वाइब्रेशंस फील हो रही हैं कानों में, ठीक है, ये जो होता है इसे ऑरा कहते हैं। और ज्यादा 20 to 30% लोगों में ये पाया जाता है, माइग्रेन में, सब में नहीं पाया जाता। ओके जी, तो जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम हो, ऐसे भी चल सकते हैं। ओके ओके। और जो ये जो सिवियर टाइम होता है हेडेक का, जो मैम ने बोला 72 आवर्स तक रह सकता है, तो इट कुड बी लाइक पूरे 72 घंटे सर में तेज दर्द रहेगा, या इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, लाइक हाउ इट कुड हैपन? नहीं, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ती, एकदम से भी होने लगता है और धीरे भी बढ़ती है। ओके पर जैसे ना एक होता है क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक इज ऑलवेज स्टेडी, तो ऐसे ही चलती है। लेकिन माइग्रेन जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। एक तो स्टिमुलस से बढ़ेगी, एक अगर उसे मेडिसिन नहीं मिल रही है, ट्रिगरिंग जो स्टिमुलस होते हैं, लाइट हो गई, शोर हो गया, Okay. ठीक है, और स्ट्रेस हो गया, ये ट्रिगरिंग सिम्टम्स होते हैं। तो अगर ये उसे मिलेंगे तो फिर तो बढ़ती ही जाएगी। अब लाइट को आप कैसे रोकोगे? या तो पूरा दिन आप अंधेरे कमरे में बैठे रहोगे, थोड़ा आंख बंद करके शांति में, तो शांति मिल जाएगी। जी, तो इसलिए वो बढ़ती रहती है, क्योंकि स्टिमुलस तो मिलते ही हैं, हवा भी है, पानी भी है, राइट राइट राइट। तो ड्यूरिंग दिस टाइम लाइक हमको ऐसा अवॉइड करना चाहिए कि कम, जितना कम हो सके उतने शोर में कम रहें, लाइक शांत जगह पे जाने की कोशिश करनी चाहिए, लाइक लाइट्स के एक्सपोजर को थोड़ा सा रिड्यूस इफ पॉसिबल। बट आजकल सब वर्किंग हैं, सब ऑक्यूपाइड हैं, आसपास शोर, व्हीकल्स का शोर, लोगों का शोर, म्यूजिक सिस्टम का शोर, तो थोड़ा मुश्किल है। तो उस कंडीशन में एट द टाइम, जिस वक्त आपको, अब ये कहीं भी हो सकता है, राइट, आप ऑफिस में हैं, आप घर पे हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, कभी भी हो सकता है, तो ऑन द स्पॉट क्या ऐसा किया जाए जो इस सिवियर पेन को थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल पे लेके आए, या थोड़ा इसको कम कर सके? जी, अब जैसे अभी किसी को माइग्रेन का अटैक आ गया है, तो एक तो पहले हमें वी हैव टू कंप्लीटली कट ऑफ द ट्रिगरिंग सिम्टम्स, क्योंकि तब तक अगर आप दवाई भी लोगे आपको कैसे रिलीफ मिलेगा? right. ठीक है, सो जो माइग्रेन का बंदा होता है उसे होता है कि नहीं, बस मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, और वो शोर हो भी नहीं रहा होता, जस्ट नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इतनी आवाज होगी, लेकिन उसे वो भी ऐसा लगेगा कि ढम हो रही है, बहुत हो रही है। तो सबसे पहले तो उसे वैसे ही काम डाउन हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या ये भी है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग माइग्रेन? जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, राइट, कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना वीक हो जाता है। हमें जिंदगी मिली है, नर्वस सिस्टम पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है, कितने स्टिमुलस होते हैं, हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है, दुखी होते हैं, सब कुछ होता है ना, हमारा दिल टूटता है, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे खड़ा रहता है। तो या इस केस में लाइट से क्यों वो टूट रहा है? क्योंकि वो वीक है, दैट इज व्हाई। जी, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? एक तो चलो ट्रिगरिंग सिम्टम्स हैं, उनको हमने रिड्यूस कर दिया है। दूसरा, अभी इस टाइम जो माइग्रेन का अटैक होता है ना, वो बहुत ही सिवियर होता है। जो हम अगर आगे जाके हम रेमेडीज की बात करेंगे तो दे आर मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर, कि आप साथ साथ लेते जाइए और आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस केस में आपको मेडिसिन ही लेनी होगी, क्योंकि वो बहुत सिवियर अटैक होता है।
प्रिवेंटिव तो इतना ही है कि आप अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिए, जी, अपना एनवायरनमेंट थोड़े शांत माहौल में चले जाइए जी, जहाँ लाइट शोर लोग आसपास कम हो। जी। अगर आपकी किसी डॉक्टर से मेडिकेशन चल रही है माइग्रेन की तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या आयुर्वेद में जैसे एक हम कर सकते हैं, जैसे सबको सूट कर जाती है वो एक गोली होती है लघु सूत शेखर रस। तो Okay. आयुर्वेद में नस्से का वर्णन है कि नाक में डालो। लोगों को ऐसा लगता है कि नाक में सिर्फ तेल ही डाल सकते हैं, नाक में पाउडर भी डाले जाते हैं। जी जी, तो हम लघु सूत शेखर रस की एक गोली, काफी जी। स्ट्रॉन्ग गोली होती है, बस एक गोली से काम चले जाएगा। उसे पीस कर उसका पाउडर कर ले, जी। तो उस पाउडर को हाफ हाफ हम ईच नॉस्ट्रल में डाल लीजिए, स्नॉट करके। इनहेल करना है, जी, लाइक जैसे snort ब्रीथ करना है। करते हैं। जी ओके जी, ओके। उसे एक सरफेस पे पाउडर को रख के हमें स्नॉट करना है, which may sound familiar to all of you. I know what you guys are thinking, Yes. but this is a medication snorting. Yeah. Okay? Yes, so वो काफी instantly आपको मेडिसिन की तरह रिलीफ देगा। So this is found in Ayurveda, means this is an old technique, but people are now misusing it, using it for other addictive and other harmful Yes. things, right? So this is the better use of that process, I think. All right. So आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इन सिम्टम्स को तो हमने अवॉइड कर दिया ऑन द स्पॉट, तो इससे पेन की सिवियरिटी पे कितना अफेक्ट पड़ सकता है अगर हम ऑन द स्पॉट इन चीज़ों को, जैसे मैम ने जो मेडिसिन बताई हमें, और साथ ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में हम चले गए जहाँ सेंसिटिविटी नहीं है, तो उससे कितना हमें फर्क पड़ेगा, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो कि ये पेन हो ही ना। पहले तो जैसे डॉक्टर मैम ने बताया कि जो सिवियरिटी है वो पहले धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, पहले माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर। जी। फिर उसके बाद अगर जब अटैक आता है तो हमें डार्क रूम में चले जाना चाहिए, शोर में नहीं रहना चाहिए। Right. तो इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, लाइक Okay. 60 to 70% इससे रिलीफ मिलता है। और ये चीज हो ही ना, इसके लिए हमें सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप बहुत करते हैं। ऐसे हो जाता है कि रात को चलो शाम को खाया, रात को नहीं खाना यार, बहुत हो गया। अभी पहले तो सबसे पहले अवॉइड स्किपिंग मील्स को स्किप नहीं करना है। उसके बाद योगा, मेडिटेशन, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट आता है, तो हम जैसे मेडिटेशन करेंगे वो हमें कामिंग इफेक्ट देगा नर्वस सिस्टम पे, राइट। एक आराम मतलब रिलैक्सिंग। उसके बाद आ गया हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस ज्यादा ना लें, छोटी छोटी बात पे ये होता है कि हाँ कहीं वर्क का स्ट्रेस होता है, कहीं Right. अपना पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो गया, Right. कुछ भी होता है, तो स्ट्रेस लेवल थोड़े कम करें, ठीक है। और उसके बाद हो गया जैसे वेदर चेंजेस होते हैं ना, उसमें भी ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है, अटैक होने लग जाते हैं ना। Okay. तो उसमें भी ये है कि अपने आप को पहले तो स्ट्रेस ना ले, स्किप मील्स को स्किप ना करें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये अपने रूटीन में लेके आए। उसके जी। बाद सुबह वॉक करें 30 to 45 मिनट्स, राइट। तो ये सब चीजें अगर हम पहले से अपने लाइफस्टाइल में ऐड रखेंगे तो शायद ये सब चीजें हो ही ना कभी। तो इसके लिए कुछ होम रेमेडीज भी हैं, जैसे आयुर्वेदा इज फुल ऑफ होम रेमेडी। हमारा किचन ही एक मेडिकल रूम है जहाँ सभी मेडिसिन ऑलमोस्ट फॉर एवरी डिजीज, फॉर एवरी डिसऑर्डर इज अवेलेबल। तो क्या घर से कुछ ऐसी मेडिसिन हमें हमारे किचन से मिल सकती हैं जो हमें माइग्रेन में हेल्प करें? जी ऑफ कोर्स मिल सकती हैं। जैसे आपने पहले कहा कि ड्यूरिंग आप हमें बताइए कि हमें मेडिकेशन लेनी Right. चाहिए, तो थोड़े बहुत इफेक्ट तो इसके ड्यूरिंग में भी मिल जाते हैं। जैसे डॉक्टर विक्रम की फेमस रेमेडी है कि वो हमेशा कहते हैं कि आप दूध लीजिए, दूध और मिठाई लीजिए, जी जी, क्योंकि exactly. वो थोड़े बहुत कफ प्रकोपक होते हैं, वो वाता को शांत करते हैं। वात Okay. को जी, तो वो रिलैक्स करेंगे, वात को शांत करेंगे और काफी हद तक आपका हेडेक कम हो जाएगा। तो ये ड्यूरिंग जब हमें माइग्रेन का अटैक हो रहा है जी, उस जी। वक्त हम ले सकते जी, हैं जी। दूध एंड जलेबी। दूध, जलेबी और मिठाई, just मिठाई कुछ भी। जरूरी हो तो मैंने उन्हें कोट किया था जी। एक्चुअली, बट आप मिठाई ले सकते हैं। और दूध बहुत अच्छा है जी। क्योंकि दूध ना वाता शामक होता है और कफ Okay. प्रकोपक होता है और रिलैक्सिंग होता है, All आपकी right. नर्व्स को रिलैक्स करेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमें स्लीप प्रमोट करता है ये। रात को बहुत अच्छी नींद आती है, इससे रिलैक्सिंग होता है। आपकी Okay. हार्ट बीट को हल्का सा स्लो करके आपको रिलैक्स करता है। जी, तो एक रिलैक्स करने के लिए, जैसे ये भी उसी के साथ आ गया ना, जो हम ट्रिगरिंग सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहे हैं, डार्कनेस ला रहे हैं, तो उसी के साथ आप रिलैक्स करके Right. हो जाइए। जी, Right. बहुत लोग चॉकलेट भी खाते हैं रिलैक्स होने के लिए क्योंकि वो भी मीठा होता है। राइट। जी, तो वहां तक जाते हैं। और रेमेडीज में अगर हम बात करें तो आपकी कोल्ड कंप्रेशन भी होना है।
Okay. और रेमेडीज में अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग एक और है, जैसे हम कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, हम ठंडी पट्टी लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि अंदर से हमने ठंडक पहुंचा दी, माथे हमने पे रखना है जी 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 माथे पे रख के अंदर से हमने ठंडक पहुंचा दी, रिलैक्स कर दिया। जी, तो जो दोष प्रकोपित है उसे हम ठंडी पट्टी लगाकर फोरहेड पे, उससे भी हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। ओके, और अगर हम बहुत ही पावरफुल रेमेडी की बात करें, एक पावरफुल तरीका है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में एक श्लोक है, मर्दनम गुणवर्धनम। तो सिर्फ उस, अगर हम किसी चीज का मर्दन करते हैं ना, तो उसके गुण वर्धन यानी कि उसके गुण बढ़ जाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और वो भी इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर हम कोई रेमेडी लें, जैसे हम कहते हैं कि बादाम दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, तो अब लोग बादाम खाते हैं तो उनका दिमाग क्यों नहीं बढ़ता, जी। उनकी हेडेक क्यों नहीं जाती, व्हाट इज द रीजन? फिर इतनी प्रेवलेंट क्यों है? क्या ये झूठ है कि इतना बड़ा हम इतने टाइम से बोले जा रहे हैं? Exactly. ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, लोग ना मुट्ठी भर के बादाम खा लेते हैं जी, और बादाम ड्राई होते हैं, ऐसे खाएंगे तो बात बढ़ेगी। तो इसमें मर्दनम गुणवर्धनम वाला हम ऐड कर दें। सो दिस इज द रेसिपी फॉर इट, कि जैसे एक तो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ड्राई नहीं लेने, हमें भिगो कर लेने हैं, जी। ठीक है। बादाम को भिगोया, और दूसरी बात है बादाम की क्वांटिटी कम रखनी है। ऑलवेज अगर आपको बादाम मेडिसिनल तरीके से चाहिए ना, तो आपको 2, 4, 5, 7 इससे बहुत ज्यादा ही नहीं। नॉमिनल जी अमाउंट जी में, जी, जितना आप कम यूज करोगे आपको उसका फायदा उतना ही ज्यादा ज्यादा, होगा। जी। क्योंकि जो हम ज्यादा क्वांटिटी में चीजें यूज करते हैं ना, वो बलवर्धन के लिए होती हैं। जी, जैसे गाय, देसी गाय का दूध है वो आपकी बीमारियों को शांत करता है, और जो बफेलो का दूध है, भैंस का दूध है, वो आपके बल को बढ़ाता है। जी, तो उसी तरह, क्योंकि वो हाई होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन फैट होता है, तो आपके बल को बढ़ाएगा। सो द हायर द क्वांटिटी, वो बल के लिए यूज होगा। जी। जैसे जो लोग जिम करते हैं, एथलीट्स हैं, अगर हमें बीमारियों को सही करना है तो हमें उसकी क्वांटिटी कम रखनी होगी, ताकि वो इजिली पचे, किसी भी दोष का प्रकोप ना हो। और जितना वो इजिली पचेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स उतनी ही ज्यादा अब्सॉर्ब होंगे। तो हमने बादाम जैसे 4 भिगो लिए, so we can say less is more, लेस इज right, मोर। यस, in दिस इज माय Ayurveda. मोटो, लेस इज मोर। That's true. जी। और सही तरीके से उसका सेवन करना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि जी। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि वही सेम चीज आप नमक के साथ ले रहे हो तो उसका इफेक्ट कुछ अलग आ रहा है, वही सेम चीज अगर आप चीनी के साथ ले रहे हो तो इफेक्ट अलग आ रहा है, राइट। उसको पाउडर बना के ले रहे हो तो उसका कुछ और इफेक्ट आ रहा है। तो सही जानकारी बहुत जरूरी है, जो आपको मिलेगी आपके आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से। तो किसी भी इनफैक्ट अपने आप को जानने के लिए भी आपको एक बार आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना जरूरी है, ताकि अपनी बॉडी को समझ पाए और उसी के अकॉर्डिंग अपने दोषों का निवारण कर पाए। जी। तो अब हम बादाम की बात कर रहे थे, जैसे जी। है ना हमारी रेमेडी। तो 4-5 बादाम लीजिए, उसे भिगोइए कुछ घंटे तक या ओवरनाइट। आप जी। उसे सुबह छील के, अब उसका करना है आपको मर्दन, यानी कि आप उसको कूटना है। जी। कूटने से क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके जो गुण होते हैं, आयुर्वेद में न्यूट्रिएंट्स और गुण का थोड़ा फर्क होता है। जैसे इंग्लिश में हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। गुण इज समथिंग डिफरेंट। गुण होते हैं जैसे दोषों के होते हैं ना, हल्का और रूक्ष होता है और जी, चिकना जी, होता है, जी, वैसे। जी। तो जब हम मर्दन करते हैं किसी चीज का, एक तो उसमें चार्जेस जनरेट होते हैं, एक करंट जनरेट होता है। और जैसे हम सबको पता है कि जो हमारा सीएनएस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है, थ्रू करंट, एग्जैक्टली। करंट्स के थ्रू। तो एक तो हमने उसे मर्दन किया, उसमें हमने करंट चार्ज कर दिया, ठीक है। फिर उसके हमने गुणवर्धन कर दिए, और जितना मर्दन करते हैं डाइजेशन और इजी हो जाएगी। Exactly. सो इट्स लाइटर ऑन द स्टमक, हम्म। ठीक है। तो हम उसका मर्दन करेंगे बादामों का, चाहो तो अखरोट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, एक आधा, ठीक है। जी, जी। तो उसका मर्दन किया और फिर हमने उसे दूध में उबाल दिया, क्योंकि दूध जो है बल प्रदान करता है। और अगर हम दिमाग को बल देना चाहते हैं तो एक दिमाग की चीज आ गई और एक बल की चीज आ गई, उसे हम कंबाइन करके यस, दिमाग के बल को देंगे। तो अगर आप इसे खाली पेट लेते हो, और लेना तब है जब आपको भूख ज्यादा हो, क्योंकि भूख ज्यादा होगी, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ आपने खाना खाया 1-2 घंटे बाद ले लिया, है ना, दूध बादाम वाला, ऐसे नहीं। अगर आपको अच्छी भूख लगी है ड्यूरिंग योर मील टाइम, जैसे आप शाम के स्नैक्स की जगह ये ले सकते हो, या सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट की तरह ले सकते हो, ठीक है। एक मील की फॉर्म में लेना है, फॉर्म में लेना है, ठीक है। स्नैकिंग नहीं करना है। नहीं बिल्कुल नहीं। जी। मतलब आपका पेट खाली हो, वो अच्छे से पचे। जी, एग्जैक्टली। क्योंकि जितना अच्छे से वो पचेगा, एक तो बॉडी को लाइट फील होगा, इजीली पचेगा, और वो स्ट्रेंथ देगा। Correct. अगर आपका पेट हैवी है और आपने ज्यादा बादाम डाल दिए या भरे हुए पेट में डाल दिए, तो मेडिसिनल इफेक्ट नहीं आएगा। Right. जो हमने चार्ज क्रिएट किया है ना मर्दन करके, वो डिसिपेट हो जाएगा। राइट। तो आप उसे पीजिए, लगातार लीजिए, और 2-3 महीने लोगे ना, तो आपकी नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। ओके। और इसका की इंग्रेडिएंट मर्दन ही है, जो आचार्य वाग्भट का श्लोक है, मर्दनम गुणवर्धनम। जी, जी।
तो इसका की है जो मर्दन ही है। जी जी मैम। अगर किसी को माइग्रेन हो गया एक बार, सपोज कीजिए एक बार उसको अटैक आ गया, ये सारे सिम्टम्स आ गए, तो क्या ये कभी जाएगा या डेफिनेटली उसको एक जैसे बोलते हैं इसका साइकिल है 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद ये वापस आएगा ही आएगा? तो ऐसा नहीं है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे और जो भी ट्रिगर होते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि मीठा खाने से, बट कुछ लोगों में ऐसा होता है कि चॉकलेट वगैरह खाने से वो ट्रिगर हो जाता है। कुछ में ऐसा भी होता है कि 1 कप कॉफी पी ली, सर दर्द ठीक होगी हो माइग्रेन की, बट कुछ में ऐसा होता है कि कैफीन की वजह से ट्रिगर हो जाता है और हो जाता है। बस यही है कि जो भी रेमेडी हमने करनी है वो सोच समझ के करनी है, क्योंकि Exactly. कुछ पे वो इफेक्ट देंगी और कुछ को वो ज्यादा ट्रिगर कर देंगी, ठीक है। और हाँ, ये हो जाता है क्योरेबल, बट ऐसे बोलते हैं कि माइग्रेन क्योरेबल नहीं है, 15 Exactly. दिन में, 1 महीने में, जी, 2 महीने में जी। आएगा ही आएगा। जी ऐसा नहीं है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे ये एग्रीवेट हो, हमारा वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो, तो it will definitely cure. Yeah, so as per Ayurveda, migraine can be treatable. So consult your doctor immediately if you are facing any of these symptoms. If you think हो सकता है आपको माइग्रेन ना भी हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारे सिम्टम्स मेरी बॉडी में आ रहे हैं, या मैं कंटिन्यूअसली बार बार इन सिम्टम्स को या इनमें से किसी भी सिम्टम को फेस कर रहा हूँ, तो immediately consult the doctor. And Planet Ayurveda's Ayurvedic experts are always available for you. You can book online consultation with them. Okay मैम, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आपने बताया ये ट्रीटेबल है, और कहीं हम सुनते हैं कि कुछ न कुछ जेनेटिक अफेक्ट भी है इसका, या ये पेरेंट्स से आता है, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, मैं जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, इसे हम एक्चुअली ना ये मिसनॉमर हो जाता है कि जेनेटिक अगर एक वर्ड बोले ना तो अलग तरीके से साउंड होता है। इन मेडिकल टर्म्स वी कॉल इट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब यार हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, हमारे पेरेंट्स के गुण हम में आते ही आते हैं। आयुर्वेदा में जो प्रकृति है वो डिफाइन ही हमारे पेरेंट्स के डीएनए से होती है, उनके दोषों से होती है, उसके कॉम्बिनेशन से। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन जैसे दोष प्रेवलेंट होते हैं वैसे हमारी प्रकृति बनती है। तो डीएनए तो हम उनका साथ लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्हें माइग्रेन है तो हमें माइग्रेन हो जाएगा। नॉट लाइक दैट। वी आर जेनेटिकली इंक्लाइंड कि मतलब अगर किसी को हार्ट डिजीजेस ज्यादा है या डायबिटीज है या माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जो उन दोषों को प्रकोप करेगा, सो वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि हम इन्हीं डिजीज पे इंक्लाइंड हो गए, यही डिजीज हमें होगी रादर देन और जो कितनी सारी हैं। सो जो पॉसिबिलिटी है इट्स लाइक अ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी जिनकी हमें प्रीडिस्पोजिशन है। राइट। लेकिन अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपना ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, अपना रूटीन सेट रखें, तो इट इज इजीली अवॉइडेबल। फिर वो आपके डीएनए क्रोमोसोम में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जी एग्जैक्टली। तो मैम अगर किसी को हो गया है अभी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो प्लैनेट आयुर्वेदा की कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका वो सेवन कर सकता है? बट ऑब्वियसली वी ऑलवेज प्रिस्क्राइब दैट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट बिफोर हैविंग दीज मेडिसिन, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन एक इंसान ले सकता है अगर उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जैसे माइग्रेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो उसके लिए हमारे पास ब्राह्मी कैप्सूल हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को कामिंग इफेक्ट देंगे और हेल्प करेंगे रिड्यूस इन हेडेक। और नंबर 2 पे है अश्वगंधा कैप्सूल, जो मेनली हमारे कोर्टिसोल लेवल्स को डिक्रीज करता है और हमें स्ट्रेस से, हेडेक से बिल्कुल रिलीफ करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया आरोग्य वर्धिनी वटी, जिसमें कि हरित की, भवित की, आम्ल की है, जो हम वैसे भी बोलते हैं कि त्रिफला, हरित की, भवित की, आम्ल की, तीनों दोषों को बैलेंस करती है। ये हमारे आयुर्वेद में बोला गया है। तो जैसे मैम ने बताया था कि जो ये मेनली है वो त्रिदोष इम्बैलेंस की वजह से है, तो उसी में कि आरोग्य वर्धिनी वटी तीनों दोषों को बैलेंस करेगा। उसके बाद लास्ट आ गया हमारा पित्ता बैलेंस। जैसे कि कुछ पर्सन्स में होता है कि वात और पित्त की वजह से भी होता है, कुछ में होता है वात और कफ की वजह से। तो जिनमें ये वात और पित्त की वजह से हो रहा है, जिसमें पित्त भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें पित्ता बैलेंस बहुत काम करता है, क्योंकि वो पित्त दोष को बैलेंस कर देता है और ऑब्वियसली हमारे माइग्रेन को बिल्कुल रिलीफ करता है, हमें उससे क्योर करता है। ओके, ऑलराइट। तो जैसा मैम ने बताया कि मेडिसिन का बेसिकली पर्पस ये है कि हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करना, और दूसरा हमें
हमारे ब्रेन सेल्स को या हमारे नर्व सेल्स को रिलैक्सेशन देना। इनके साथ साथ हम कुछ ऐसे योगासन या कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनका इस्तेमाल करके इस इफेक्ट को और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, योगा जो है एक अपने आप में ही एक चिकित्सा है। जी। ठीक है, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती वो योगा कर देती है। राइट। क्योंकि वो उन माइन्यूट एरियाज में जाती है, उन मसल्स में जाती हैं जो हमने यूज भी नहीं किए होते, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, माइंड और बॉडी को अलाइन कर देती है। राइट। जी, क्योंकि आयुर्वेद में ना शारीरिक दोष ही नहीं, मानसिक दोषों का भी वर्णन है, जिससे होता है रजस और तमस। Right. मानसिक दोष शारीरिक से मिलके भी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो माइग्रेन में जैसे हम शशांक आसन हो गया, और जो रिलैक्सिंग पोज होता है हमारा शवासन, जी। अर्ध शवासन हो गया, जी, जी। और पश्चिम उत्तान आसन हो गया, ये हम कर सकते हैं। आप गूगल कीजिएगा, देखिएगा कैसे ये होते हैं, इन्हें कम्प्लीटली डिटेल में पढ़िएगा, अच्छे से करना है। इनके रूल्स होते हैं, आप उन्हें अगर अच्छे से संभल के करेंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे। जी। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम तो हम कर ही सकते हैं, रिलैक्स करता है बिल्कुल। और इसके लिए स्पेसिफिक होता है भ्रामरी। भ्रामरी जो क्या होता है, भ्रामरी में ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं हम अपने मुंह से। जी। तो वो क्या करेगी, वो आपकी वाइब्रेशन, जैसे हमने मर्दन वाली बात की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हम दे रहे हैं उसे वाइब्रेशन, राइट। तो हम अब मुंह से भी वाइब्रेशन देंगे, जो आपके स्पाइन के अराउंड जितने भी हैं आपके नर्व्स हैं, सारा सीएनएस सिस्टम है, उसे हम स्टिमुलेट करेंगे वाइब्रेशन से, जिससे कि वो स्ट्रांग होगी। वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, उस एरिया में ब्लड जाएगा, उसे हील करेगा। जी। तो जैसे भ्रामरी है, हम अगर ऑलरेडी किसी को माइग्रेन है तो दे शुड एटलीस्ट डू इट 10 to 20 टाइम्स ट्वाइस अ डे। ओके, रेगुलरली? जी रेगुलरली। अगर किसी को है प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको एज अ प्रिवेंटिव मेजर लेना है तो आप दिन में एक बार कर लीजिए, 10 से 20 बार, पर इसे आप रेगुलरली कीजिए। और जरूरी नहीं होता कि हमें नीचे बैठ के आसन लगा के ही करना है। आई नो ज्यादातर लोग इसी से नहीं करते हैं कि छोड़ो कौन करेगा, आप बेड पे बैठ के कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर करिए तो सही। Exactly. आप नर्व्स को स्ट्रॉन्ग तो कीजिए। अब योगा में ना जैसे आप एक और आपको रेमेडी बता सकते हैं, जैसे घी हो गया, देसी गाय का घी, वो बहुत अच्छा होता है नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये हेल्दी लोग भी ले सकते हैं, ऐसे तो नहीं है कि दवाई की तरह हम लेंगे। तो देसी घी को ना किसी तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा, चाहे आप वो उसे खाने में इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे आप अच्छे यानी कि ऐसे ही एक चमचा ले रहे हैं, खाली पेट भी लोग लेते हैं, या फिर आप उसका नस्से कर सकते हैं, नाक में 2-2 बूंद डाल सकते हैं जी। या फिर आप यहाँ मसाज कर सकते हैं, यहाँ कान के पीछे मसाज कर सकते हैं। ओके। जी, यहाँ पे करने से भी तो उसका सारा इफेक्ट ना उसी पे दिखेगा, आपके नर्वस सिस्टम पे ही दिखेगा। किसी भी तरीके से आप उसे इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, दूध में डाल के भी लिया जा सकता है? दूध में डाल के ले लीजिए। और सिर और आंखों का कनेक्शन पैरों के तलवों से होता है बहुत स्ट्रांगली। जी। जैसे आयुर्वेदा में अभ्यंग का भी ना, जैसे डेली अभ्यंग तो है ही, लेकिन 3 मेन एरियाज पे अभ्यंग का डेली वर्णन है कि यहाँ पे तो करना ही करना है। आसान भाषा में अभ्यंग समझा दीजिए। मसाज और ओके। सो आपके हेड पे और आपके ईयर्स पे और आपके पैरों के तलवों पे, ये तो कंपल्सरी है कि डेली ये तीनों चीजें आपको ऑयल मसाज करनी ही करनी है टू लीव अ हेल्दी लाइफ। ओके। तो अगर आप पैरों के तलवों पे मसाज करेंगे देसी घी की 5-10 मिनट, उसे अच्छे से ऑब्जॉर्ब करवाएंगे, तो वो यहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पे। ग्रेट। फ्रॉम टॉप। ऑल राइट। और ये काफी अच्छा सूदिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट भी देता है। अगर आप सोने से पहले इसको करते हैं तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जिससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा। और जैसा कि मैम ने बताया, योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज अ प्रैक्टिस टू मेक योर माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्टेड एंड कामिंग। सो इसको अपनी डेली रूटीन में चाहे 10 मिनट 15 मिनट से शुरू कीजिए, लेकिन इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स विद इन फ्यू डेज। बहुत सारी चीजें जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो शायद बेटर हो जाए बिना किसी मेडिसिन से, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन से। सो ट्राई दिस एंड स्टिल इफ यू फील दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर बॉडी, कोई भी तकलीफ आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी में है, जिससे आपकी दिनचर्या, आपका काम, आपका रूटीन अफेक्ट हो रहा है, तो डोंट वेट टू बी लेट. Please consult your doctors immediately and our experts are always available for you. You can book online consultation जिसकी details आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ आई होप कि हमारे डॉक्टर्स ने माइग्रेन से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी होंगी। स्टिल इफ यू फील दैट
समथिंग इज मिस्ड या आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे बात करने, तब तक के लिए नमस्कार। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।